नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है उसको टारगेट करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, टारगेट आरपीएससी एसआई भर्ती। और इस श्रृंखला के अंदर पिछली 3 क्लासों के अंदर अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी और उसी में ही क्लास नंबर 3 के अंदर मैंने बताया था कि कुल चरण कितने होते हैं एसआई भर्ती के अंदर। जैसे कि 3 चरण वहाँ पे बताए थे, किस चरण के अंदर कितने मार्क्स होते हैं वो भी अपन ने डिस्कशन किया था। और उस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाली क्लासों में अपन चरण के अनुसार यानी कि फेज के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले फेज फर्स्ट पर चर्चा करेंगे, फिर फेज सेकंड, फिर फेज थर्ड, इस प्रकार से अपन चलेंगे। और आज इस क्लास में जैसा कि आप देख रहे हैं, जो चरण प्रथम होता है, पहला चरण जिसकी अपन ने बात की थी पिछली क्लास में, जो होता है आपके लिखित परीक्षा का यानी कि रिटन एग्जाम का, उसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी है कि किस प्रकार से जो है वह आपके फेज फर्स्ट होता है, लिखित परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, क्या उनका सिलेबस होता है। क्योंकि दूसरा पॉइंट अपना यही है कि सिलेबस के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। फर्स्ट पेपर के अंदर जो सिलेबस है उसके बारे में कौन कौन सी जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें आती है। तो अगर आपको ऐसा ही बनना है तो यह क्लासें निरंतर रूप से आप देखते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर दीजिए। और इन क्लासों के बाद में, जैसे कि ये फर्स्ट फेज वाली है, इसी में ही आपको बुक्स की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड और थर्ड फेज के अंदर किसी बुक्स की ऐसे विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस वजह से फर्स्ट फेज जो है इसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स होनी चाहिए उसके ऊपर भी अपन एक क्लास लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्द। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो एसआई भर्ती को लेकर तो आप कमेंट में जरूर लिखें, वहां पर उसके बारे में अगर कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा तो उसको मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको बता दूंगा। तो अपन शुरू करते हैं। चरण फर्स्ट जो है अपना लिखित परीक्षा, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। और उसी के दौरान जो है वह आपके सामने सबसे पहली चीज लिखी जाती है कि जो आपका फर्स्ट फेज होता है वह होता है लिखित यानी कि रिटन एग्जाम का। और रिटन एग्जाम के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जो है वह आपके पहली चीज तो ओएमआर आधारित जो है वह आपको वैकल्पिक प्रश्न जो है वह दिए जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? टोटल 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर के अंदर अपन ने पिछली वाली क्लास में भी मैंने बताया था कि इसके अंदर जो है वह 2 पेपर होता है, जिसमें पहला पेपर जो है वह आपके किसका होता है? हिंदी का होता है। और दूसरा जो पेपर होता है, दूसरा पेपर यह किसका होता है? जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज का, यानी कि जीके एंड जीएस का। ये 2 पेपर होते हैं और दोनों के दोनों पेपर जो है ये है एक ही दिन होते हैं, एक ही दिन। ये भी ध्यान रखना है, एसआई के अंदर एक ही दिन जो है वह आपके 2 पेपर होते हैं। जैसे कि आरएस मेंस के 4 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 पेपर एक दिन होते हैं और 2 पेपर नेक्स्ट डे होते हैं। उसी प्रकार से एसआई के अंदर भी 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का होता है, एक जीके जीएस का होता है। दोनों के दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। पहले फर्स्ट पेपर होता है हिंदी का और फिर बीच में कुछ गैप देते हैं और फिर सेकंड पेपर होता है जीके और जीएस का। ये पहली चीज आ जाती है कि परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। ओएमआर बेस जो है वह आपके पेपर होता है। दूसरी चीज, 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन दोनों पेपर होते हैं और 100 जो है वह क्वेश्चन के दोनों पेपर होते हैं। 2-2 घंटे इसमें मिलते हैं। दोनों के अंदर जो है, दोनों ही पेपर के अंदर कितने टाइम मिलता है? तो आपको 2 घंटे जो है इसका टाइम मिलता है। 2 घंटे जो है वह आपको पेपर के अंदर टाइम मिलता है। ये इसमें खास बातें जो है वह आपके आ जाती है। अब अपन बात करते हैं परीक्षा के सिलेबस के ऊपर, यानी कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है और पेपर 2 का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे और वह है आपका परीक्षा का सिलेबस, जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट होता है आपके हिंदी का। और हिंदी का जो पेपर होता है उसमें आपके यहाँ पर अलग से भी लिखा गया है कि कुल प्रश्न जो है उनकी संख्या होती है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के अंदर। और टोटल नंबर कितने होते हैं? तो 200 नंबर का होता है। यानी कि एक क्वेश्चन जो है वह कितने नंबर का होता है? प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह आपके 2 मार्क्स का, यानी कि 2 नंबर का इसमें एक क्वेश्चन होता है। आपके सामने यहाँ पर जो सिलेबस है ये लिखा गया है हिंदी का। और हिंदी का अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है वह 1 से लेकर आपके कितने यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं? 10 पॉइंट लिखे हुए हैं। यानी कि 10 पॉइंट, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100। यानी कि हर एक पॉइंट से कितने क्वेश्चन आते हैं? 10। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि अगर आपको ऐसा ही बनना है तो फर्स्ट पेज के ऊपर सीधा अटैक कीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेज यानी कि रिटर्न के जो मार्क्स है वही आपके काम के होते हैं। और रिटर्न के मार्क्स के अंदर भी अगर आपको मार्क्स गेन करना है तो इस फर्स्ट पेपर के ऊपर जो है वह आप एक प्रकार से टारगेट कीजिए, अपना सीधा हमला कीजिए, क्योंकि यहाँ से नंबर लाना बहुत आसान है बजाय कि जीके और जीएस से। आगे अपन और चर्चा करेंगे कि इस पेपर के अंदर कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस किया जा सकता है और किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाकर इनको जो है वह पूरी तरह से याद किया
जा सकता है। वैसे कि वैसे अपन सेकंड पेपर की भी बात करेंगे। इस क्लास में अपन केवल यह देखेंगे कि पैटर्न क्या है एग्जाम का और सिलेबस जो है वह क्या क्या है। तो हिंदी की अगर अपन बात करें तो हिंदी के लिए जो है वह टोटल 10 टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आता है शब्द रचना, यानी कि शब्द जो है वह किस किस प्रकार से बन सकते हैं, जैसे कि संधि के माध्यम से या फिर संधि विच्छेद के माध्यम से बन सकते हैं। यानी कि इसमें आपको पूरी की पूरी संधि जो है वह टॉपिक पढ़ना होता है इसके अंदर, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वह आपके आता है समास का। सेकंड पॉइंट जो है वह किसका आता है, फर्स्ट हो गया संधि और संधि विच्छेद, सेकंड आता है आपके समास का। समास जो है उसमें विग्रह भी पूछा जा सकता है और समास भी पूछा जा सकता है, यह इसमें दूसरा आता है। तीसरा टॉपिक आता है आपका इसी में ही उपसर्ग का, क्योंकि उपसर्ग भी एक प्रकार से शब्द रचना ही है। और चौथा आता है आपका प्रत्यय का, यानी कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये आ जाता है आपका शब्द रचना के अंदर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो है वह आपका सेकंड आता है शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार यानी कि जो आपके हिंदी के अंदर शब्द होते हैं ये कितने कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि अगर वह शब्द तत्सम है, यह वह अर्ध तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। यानी कि इनमें से आपको पूछा जाता है कि एक आपको शब्द दे देंगे ये किस प्रकार का है। तत्सम है यानी कि संस्कृत से निकला हुआ है, देशज है यानी कि देसी लैंग्वेज से है, या फिर विदेशी किसी भाषा का है। तो इस प्रकार से इसमें पूछे जा सकते हैं शब्द प्रकार में। जबकि शब्द प्रकार दूसरे प्रकार का होता है कि जैसे कि संज्ञा है वो है, या सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है। अव्यय को ही एक प्रकार से क्रिया विशेषण भी कहा जाता है, यानी कि वह संज्ञा है क्या, या फिर वह सर्वनाम है, या फिर वह विशेषण है, या फिर क्रिया है, या फिर वह अव्यय है, किस प्रकार का वह शब्द है यह भी पूछा जा सकता है। या फिर वह इनमें से यानी कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इनमें से किस प्रकार का है। तो यह सेकंड पॉइंट आता है शब्द के प्रकार का। उसके बाद में तीसरा आता है आपके शब्द का ज्ञान। शब्द ज्ञान जो है यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे मान लीजिए इसमें से आता है। आपको अगली वाली क्लासों में मैं बताऊंगा भी सही कि इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं, वो अपन देखेंगे। तो शब्द ज्ञान की अगर अपन बात करें, इसमें रटने वाले सारे के सारे टॉपिक आते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है आपके पर्यायवाची। पर्यायवाची सारे के सारे रटने होते हैं, उनमें से किस प्रकार से रटा जा सकता है अगली क्लासों में अपन बात करेंगे, जब स्पेशली अपन पेपर 1 के ऊपर जो है वह एक प्रकार से टारगेट की बात करेंगे तब। विलोम शब्द है, यह भी रटने वाला टॉपिक है। शब्द युग्म का अर्थ भेद, यानी कि 2 शब्द युग्म दे देंगे आपको, जैसे कि आपको उसमें से अनिल और अनल जैसे दे दिया, इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि उसका अनिल का मतलब क्या है, अनल का मतलब क्या है। इस प्रकार के आपको शब्द युग्म दिए जा सकते हैं। इसके अलावा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, यानी कि पूरे के पूरे वाक्य के लिए जो है वह एक शब्द की आपको यहाँ पर बात करेगा, तो वह भी एक प्रकार से रटने के ही पॉइंट आते हैं इसमें भी। इसी प्रकार से आते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनको अगर बोला जाता है तो आवाज एक प्रकार से लगती है लेकिन उनमें भिन्न होता है वो, तो इस प्रकार के इसमें आते हैं। इसी प्रकार से समानार्थी शब्दों का विवेक, लगभग समान अर्थ वाले 2 अलग अलग शब्द दे देंगे, वह आपको इसमें पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से उपयुक्त का शब्द का चयन, यानी कि किसी वाक्य के लिए कौन सा एक शब्द उपयुक्त हो सकता है, वह इसमें पूछा जाता है। इसी प्रकार से संबंधवाची शब्दावली, कोई भी संबंधवाची जैसे कि काका है, ताऊ है, तो उसमें से जो है वह आपको इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये रटने वाले होते हैं, इनको रटने के अलावा कोई आंसर जो है ऑप्शन नहीं है। इनको अपन आराम से समझ सकते हैं, समझ के आधार पर इनको याद किया जा सकता है, लेकिन इस शब्द ज्ञान वाले पॉइंट को पूरे को रटने की ही आवश्यकता पड़ती है। तो आता है आपके शब्द शुद्धि। वैसे तो शब्द शुद्धि भी रटने वाला है, लेकिन शब्द शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपका ये अच्छा है तो ये बाकी कई सारे ऐसे जैसे संधि है, समास है, ये आपके अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि शब्द शुद्धि से ही आपको पता चलता है कि हाँ इस वाले के अंदर ये गलती है, या फिर ये शब्द ऐसे लिखते हैं तो उपसर्ग क्या बन सकता है, या फिर प्रत्यय क्या लगा हुआ है इसमें। 5वां पॉइंट आता है व्याकरण की कोटियां। इसमें से 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और बिल्कुल ये इजी टॉपिक जो है वह उसके अंदर कंसीडर किया जाता है। जैसे कि परसर्ग है, लिंग है, वचन है, पुरुष है, काल है, वृत्ति है, पक्ष है, वाच्य है। ये पीछे वाले तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लिंग, वचन, इनमें से जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन इसमें से आता है और आराम से कर भी लिया जाता है। छठा आता है आपके वाक्य रचना, यानी कि इसमें आपको पूछा जाएगा कि वाक्य जो है उसकी रचना किस प्रकार से हो रखी है, यानी कि वाक्य के टाइप जो है वह कौन सा टाइप का वाक्य है, ये इसमें पूछा जाता है। वहीं 7वां पॉइंट आता है वाक्य शुद्धि। जिस प्रकार से शब्द शुद्धि आपको पूछी जाती है कि कौन सा इसमें से गलत लिखा हुआ है, कब इतरी लिखा हुआ है, कब यतरी लिखा हुआ है, कौन सा शुद्ध शब्द है, ऐसे पूछा जाता है। उसी प्रकार से वाक्य शुद्धि के अंदर जो है वह भी आपको इसमें पूछा जाता है। जैसे कि शुद्ध गाय का देसी घी है या फिर गाय का शुद्ध देसी घी है, तो उसमें आपको गलतियां ढूंढनी होती है वाक्य के अंदर। इस प्रकार के वाक्य शुद्धि इसमें आती है। 8वां पॉइंट आता है विराम चिन्ह। अल्प विराम है, पूर्ण विराम है,
या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह है, कि इस प्रकार के विराम चिन्हों का आपको इसमें प्रयोग किया जाता है कि कौन से जो है वह चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर सही हुआ है, कहाँ पर गलत हुआ है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इसमें दिया जाता है। उसके बाद में 9वां पॉइंट आता है आपका मुहावरे और लोकोक्तियां। लोकोक्ति अपनी जो कहावतें वगैरह होती है वो, और मुहावरे आप सभी को पता है जो आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। बेसिकली ये भी एक प्रकार से रटने का ही टॉपिक आता है। 10वां पॉइंट आता है पारिभाषिक शब्दावलियां, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारिभाषिक शब्दावलियों से जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, और जब हमारा एग्जाम था 14 सितंबर को, उस दिन भी इसमें से लगभग 8 से 10 पारिभाषिक शब्दावलियां पूछी थी। कुछ नहीं होता है, इंग्लिश टू हिंदी आपको रटना होता है, या फिर हिंदी टू इंग्लिश रटना होता है, कि भाई जो कि आप प्रशासनिक शब्दावली है एक प्रकार से कह सकते हैं, जो कि ऑफिस वर्क के अंदर यूज में आती है, उनको हिंदी में क्या कहते हैं या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो यह आपका हिंदी का सिलेबस है, जिसके अंदर टोटल जो है वह 200 नंबर होने वाला है। 2 घंटे का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो एक सही क्वेश्चन जो है उसको भी काट दिया जाता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं, वापस देख लीजिए, 100 जो है इसमें क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के होते हैं, और 1/3 जो है वह इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। यह आपके हिंदी का पूरा खेल है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, जब अपन स्पेशली पेपर फर्स्ट के ऊपर चर्चा करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि वाकई में ही ऐसा ही अगर बनना है तो आपको हिंदी को बहुत मजबूत करनी होगी, और हिंदी से ही नंबर लाए जा सकते हैं। इन 200 में से लड़कों के द्वारा जो नंबर लाए जाते हैं वो 190 तक या फिर 95 तक नंबर जो है वो हिंदी में लाए गए हैं। जबकि जीके जीएस में अगर आपको 150 नंबर भी लाना है तो पूरा का पूरा जोर लगाना पड़ेगा अपने को। जब 150 नंबर आते हैं, बजाय कि हिंदी के अंदर आप 190 नंबर तक आराम से ला सकते हो बिना ज़्यादा मेहनत के। ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है वो आपको रिवीजन या फिर क्वेश्चन निकालने के माध्यम से ही ये आपको एक प्रकार से प्राप्त होता है। अगला आता है सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर अपना आता है जीके और जीएस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये, क्योंकि इस पेपर के अंदर भी, क्योंकि अपन ने देखा था स्टार्टिंग में ही कि दोनों पेपरों के अंदर आपको 72 मार्क्स लेकर आने हैं। मिनिमम जो है इतने तो नंबर लेके ही आना है। या फिर अदर कैटेगरी का है, एससी और एसटी का, तो उनको 62 मार्क्स तो लेने ही पड़ते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लड़के हैं जिनके फर्स्ट पेपर के अंदर 180 190 नंबर तक है, लेकिन सेकंड पेपर में 100 नंबर तक नहीं होते हैं। और उसका कारण सबसे बड़ा होता है ये सिलेबस। अभी आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस जो है वो इसमें पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि जो आपका सेकंड पेपर होता है, इस सेकंड पेपर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। नॉर्मली अगर अपन देखें, जब अपन बात करते हैं भूगोल की, सबसे पहले तो इसमें भूगोल जो है वह आपके तीनों की तीनों पूछी जाती है। जैसे कि विश्व का भूगोल हो, चाहे आपका भारत का भूगोल हो, चाहे आपका राजस्थान का भूगोल हो, तो सबसे पहली तो ये 3 चीजें आ जाती है। दूसरा आता है आपका इतिहास, इतिहास और कला संस्कृति। इतिहास और कला संस्कृति आपको भारत की पूछी जाती है, आपको राजस्थान की पूछी जाती है। तीसरा पॉइंट आता है आपके पॉलिटी, यानी कि राजनीति विज्ञान। यह आपको भारत की भी पूछी जाती है और यह आपको राजस्थान की भी पूछी जाती है। अगला पॉइंट आता है आपका, 3 हो गए। चौथी सब्जेक्ट आपके आ जाती है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी आती है, और इकोनॉमी के अंदर आपको भारत की भी पूछी जाती है और आपको राजस्थान की भी पूछी जाती है। ठीक है। 5वां पॉइंट आता है आपके विज्ञान। विज्ञान के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपके बायोलॉजी, तीनों की तीनों पूछी जाती है। 6वां पॉइंट आता है आपके गणित का। 7वां पॉइंट आता है आपके गणित, और इसमें रीजनिंग जोड़ लीजिए। 7वां पॉइंट आता है आपके करंट अफेयर्स का। ये टोटल 7 ऐसी सब्जेक्ट हैं जो इसमें डायरेक्टली पूछी जाती है, जो कि आपके सामने भी नजर आ रही है। 7 तो मोटी मोटी है, इनके अंदर की देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी सब्जेक्ट हैं। तो इस हिसाब से इतनी सारी सब्जेक्ट होने की वजह से बच्चों के जो है वह इस पेपर के अंदर, ये मान लीजिए कि जो 200 नंबर का है, इस 200 नंबर में से लड़कों के 100 नंबर लाने भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आपको जो 8 महीने मैंने बताए हैं, वो 8 महीने हिंदी के अनुसार तो बहुत सफिशियंट है, लेकिन इस जीके जीएस के पेपर के अकॉर्डिंग जो है वह आपके बहुत कम टाइम पड़ता है, क्योंकि इतनी सारी सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए भी जो है वो टाइम चाहिए होता है। क्योंकि अपन अगर राजस्थान हिस्ट्री कल्चर पढ़े, उसमें 1 महीना निकल जाता है, तो 8 महीने के हिसाब से तो 8 सब्जेक्ट ही ढंग से नहीं होती है। इस वजह से टाइम चाहिए, बाकी वापस रिविजन कब करें।
इसलिए मैंने आपको कहा है कि अगर ऐसा ही बनना है तो आज ही तैयारी शुरू कीजिए, जब ही आप उस समय जो है आपका लेवल इतना हो जाएगा कि आप आराम से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहली जो सब्जेक्ट आती है इसमें, वह आती है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और आपके विरासत, जिसमें पूरी की पूरी राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर है। चाहे वह राजस्थान के अंदर मतलब कि जो आपकी सभ्यता है वहां से लेकर राजस्थान के प्रमुख जो राजवंश है वो पूरे के पूरे इसमें आ जाते हैं। राजस्थान के अंदर जो आपके आधुनिक राजस्थान का इतिहास है, जिसके अंदर जो भी आंदोलन हुए थे, चाहे स्वतंत्रता के हो, चाहे राजनीतिक जागृति यानी कि एकता वगैरह वाले। इसके अंदर कल्चर के अंदर जैसे कि जो भी आपका वास्तुकला है या फिर अपन कह सकते हैं स्थापत्य जो कला है, किले है, स्मारक है, वो सारा का सारा इसमें आता है। कला, पेंटिंग, हस्तकला जो है ये सारे के सारे इसमें आता है। बहुत बड़ा टॉपिक है आपके पेंटिंग वाला भी। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर जो साहित्य कृतियां हैं वो पूछी जाती है, इनसे किस लेखक की कौन सी है ये इसमें आती है। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य वगैरह ये इसमें आता है। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत ये इसमें आता है। इसी प्रकार से अगर अपन आगे चले तो धार्मिक आंदोलन जो भी हुए हैं राजस्थान के अंदर, संत संप्रदाय है, राजस्थान के लोक देवता है, ये पूरा का पूरा कल्चर इसमें पूछते हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, राजस्थान की प्रमुख हस्तियां हैं, ये इसमें आपके सारा का सारा इसमें आ जाता है। ये यहाँ पर नहीं होगा। तो इतने सारे टॉपिक तो हो गए राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के। दूसरी सब्जेक्ट यहाँ पर आती है आपके भारत का इतिहास, जिसके अंदर भारत का प्राचीन और मध्यकालीन और फिर आधुनिक अलग से दिया हुआ है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर भारत की जितनी की जितनी सभ्यता है वो सारी की सारी इसमें पूछी जाती है। भारत के जो प्रमुख राजवंश है, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे आपके मुगल काल हो, चाहे आपके इसके अंदर कुछ स्पेशल जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है, जैसे कि विजयनगर वाला जो साम्राज्य है वो भी आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। फिर मध्यकालीन प्रमुख जो संत संप्रदाय है उनके जो आंदोलन रहे हैं वो इसमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में आधुनिक काल जो कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की, वो इसमें पूछी जाती है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर प्रमुख जो भी व्यक्तित्व है, 1857 की क्रांति वगैरह है, वो सारे के सारे इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे, असहयोग हो चाहे सविनय अवज्ञा हो, वो सारे के सारे इसमें पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और योगदान, ये सामान्य क्वेश्चन है जो स्पेशल कहीं मिलते नहीं है। इसी प्रकार से आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर जो भी सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए हैं वह इसके अंदर सारे के सारे आपको संतों को पढ़ना होता है, इसमें यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया भारत और राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। इसी प्रकार से आता है विश्व और भारत का भूगोल, जो अपन बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो आता है व्यापक भौतिक विशेषता, यानी कि जो भी इनके भौगोलिक जो विभाजन है, जो आपके भौतिक विभाजन है वो पढ़ना पड़ता है, चाहे विश्व का हो चाहे भारत का हो। इसी प्रकार से आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दे जो है इकोलॉजी वाला वो आता है, वन्य जीव, जैव विविधता आता है, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग आते हैं और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। ये तो किस चीज का है, ये तो आपके विश्व भूगोल का है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। इसी प्रकार से इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चन अलग है। इंडिया ज्योग्राफी जो है वो आपको कहाँ से पूछी जाती है, जैसे कि व्यापक जो भी आपके भारत के जो भौतिक विभाजन है वो इसमें पूछे जाते हैं। भारत के लिए जो कृषि के टॉपिक है वो पूरा का पूरा इसमें पढ़ना पड़ता है। खनिज का टॉपिक इसमें आता है, उद्योग का टॉपिक इसमें आता है, परिवहन का टॉपिक आता है और प्राकृतिक संसाधन जिसके अंदर जैसे कि वन है, वनस्पति है, जैसे कि मृदा है, ये टॉपिक भी इसमें आपके पूछा जाता है। फिर आता है आपके राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, जिसमें राजस्थान का वही भौतिक विभाजन आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद में राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें वही मृदा हुई, वनस्पति हुई, कुछ सामान्य चीजें जो है वह आपके नदियां हुई, झीलें हुई, वो इसमें आ जाती है। इसी प्रकार से राजस्थान की जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन है, वन्य जीव और जैव विविधता है, यह इसमें आता है। इसके बाद में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं जो है वो राजस्थान की आईजीएनपी है, गंग नहर है, ये सारी की सारी, नर्मदा नहर, ये पढ़ना पड़ता है। राजस्थान के खान और खनिज जो है ये पढ़ना पड़ता है। राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग जो जनगणना है वो भी पढ़नी पड़ती है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और उद्योग, यानी कि उद्योग वाला जो टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी में, वो इसमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में आती है आपके इंडिया जो है आपके पॉलिटी, भारत का जो संविधान वगैरह है वो इसमें सारा का सारा पढ़ना पड़ता है, जो कि भारत सरकार का अधिनियम, यानी कि जितने जितने अधिनियम निकाले गए थे उनमें से 1919 और 1935 मेनली ये दो पढ़ने हैं। फिर संविधान सभा इसमें आ जाती है, भारतीय संविधान की प्रकृति आ जाती है, प्रस्तावना है, एफआर है, डीपीएसपी है, एफडी है, संघीय जो आपके संरचना है ये आ जाता है, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, ये लगभग सारी सारी चीजें इसमें जो है वह आपके आ जाती है, न्यायिक समीक्षा वगैरह। इसी प्रकार से अगला टॉपिक है भारतीय राज्य की जो प्रकृति है वो कैसी है। भारत में लोकतंत्र है, राज्यों का पुनर्गठन है, राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय एकता है, यह गठबंधन सरकार है, ये सारा का सारा इसमें और पूछा जाता है। इसके बाद में भारत के अंदर ही संघ और राज्य की जो कार्यपालिका है वो संघ और राज्य के विधानमंडल है, न्यायपालिका है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसमें आ जाता है। इसमें कार्यपालिका प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, ये सारे के सारे इसमें पढ़ने पड़ते हैं।
उसके बाद में अलग से वापस राष्ट्रपति है, जैसे संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, चुनाव आयोग है, या फिर आपके नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक है, योजना आयोग, नीति आयोग भी इसमें आ जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये आ जाती है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, या फिर लोकपाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। इसके बाद में स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज जो है, ये पूरा का पूरा टॉपिक पंचायती राज वाला अलग आ जाता है, नगर पालिका वाला, ये भी इसमें आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में सार्वजनिक नीति और अधिकार जो एक अलग से टॉपिक लिखा जाता है। बेसिकली इसके अंदर आपको एक तो कल्याणकारी जो भी राज्य के रूप में राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति है वो कौन कौन सी है वो इसमें देखना होता है, और कानूनी अधिकार और नागरिक जो अधिकार आपके चार्टर होता है जो आपके इसमें विशेष रूप से लिखा गया है, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, वो आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में राजस्थान की पॉलिटी आती है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की विधानसभा, उच्च न्यायालय आ जाता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग इसमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान के जितने आयोग है वो इसमें आए जाते हैं। जिला प्रशासन है, राज्य मानवाधिकार आयोग हुआ, लोकायुक्त इसमें आ जाता है, राज्य चुनाव आयोग है, राज्य का सूचना आयोग है, सार्वजनिक नीति इसमें आती है, कानूनी अधिकार और नागरिक जो अधिकार चार्टर है वो भी इसमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में महिला, देखिए ये पिछली बार नहीं था, ये मतलब कि 2016 वाली भर्ती में नहीं था, 2021 की भर्ती में स्पेशली ये टॉपिक जो है वह इसमें जोड़ा गया था राजस्थान की पॉलिटी में, कि महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों और उससे संबंधित जो भी कानूनी प्रावधान है उनके बारे में जानकारी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया था 2021 की भर्ती में, केवल एक क्वेश्चन जो है वह आपके 14 सितंबर को पूछा गया था। बाकी बहुत जो है वह रेयर केस के अंदर इसमें से क्वेश्चन आया था, लेकिन फिर भी ये जोड़ा गया था, तो यहाँ से आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद में आते हैं इंडिया की इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की जब इसमें बात करते हैं तो उसमें से देखिए, जैसे कि भारतीय जो अर्थशास्त्र है उसकी बुनियादी अवधारणाएं कौन कौन सी है वो इसमें पढ़ना पड़ता है। बजट हुआ, बैंकिंग हुआ, सार्वजनिक वित्त है, राष्ट्रीय आय है, आपके वृद्धि और विकास जो है उसका बुनियादी ज्ञान इसमें आपको पूछा जाता है। उसके बाद में लेखांकन जो है उसकी संकल्पना, उपकरण और प्रशासन के अंदर लेखांकन का क्या यूज है ये इसमें पढ़ना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज आपको पढ़ना है, शेयर बाजार आपको पढ़ना पड़ता है, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां आपको पूछी जाती है, सब्सिडी हुई, सार्वजनिक वितरण जो आपके पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो इसमें पूछा जाता है। इसी प्रकार से ई कॉमर्स हुआ, मुद्रास्फीति की अवधारणा क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसका नियंत्रण तंत्र क्या है, आर्थिक विकास और योजनाएं जो है वो कौन कौन सी है, पंचवर्षीय योजना आपको सारी की सारी पढ़नी है, जिसमें उद्देश्य, उनकी रणनीतियां, उनके उपलब्धियां जो है वह क्या क्या आती है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख जो क्षेत्र है जिसमें कृषि है, उद्योग है, सेवा है और आपके व्यापार, वर्तमान स्थिति और उसके मुद्दे, ये पूरा का पूरा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर से ही आपको पढ़ना पड़ता है। प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकारी पहल यानी जिसमें योजनाएं वगैरह आ जाती है, और आर्थिक सुधार और उदारीकरण, यह इसमें आ जाता है आपके एलपीजी वाला पॉइंट। इसी प्रकार से मानव संसाधन और आर्थिक विकास, जिसके अंतर्गत मानव विकास सूचकांक आपको पढ़ना है। गरीबी और बेरोजगारी इसके अंतर्गत आ जाता है, जिसके अवधारणा है, प्रकार है, कारण है, उपचार है और वर्तमान प्रमुख योजनाएं कौन सी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, और कमजोर वर्गों के लिए क्या प्रावधान है यह आपको पढ़ना पड़ता है। इतना जो है आपके पोर्शन आ जाता है किसका, भारतीय अर्थशास्त्र का, इंडिया इकोनॉमी का। फिर आता है आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर आपको राजस्थान जो है इसकी आर्थिक समीक्षा ही पढ़नी पड़ती है। बेसिकली राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, और यह हमेशा पूछी जाती है, और यहाँ से पिछली बार जो है वह 8 से 10 क्वेश्चन एसआई के अंदर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से पूछा गया था, क्योंकि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को दो प्रकार से जोड़ लेते हैं इस सिलेबस में, एक तो करंट अफेयर्स से और एक राजस्थान इकोनॉमी से। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अपने ही चैनल के ऊपर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 जो लेटेस्ट आई है उसकी सारी की सारी क्लासें डाल दी गई है, और बहुत जल्द उसकी किताब भी मार्केट के अंदर आ जाएगी। तो आप सभी लोग जो है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य, पहला ही चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, वहां से पूछा जाता है। कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, ये आपके 3rd, 4th और 7th चैप्टर आ जाता है। विकास और योजना जो है ये इसमें योजनाएं राजस्थान की पूछी जाती है, फ्लैगशिप योजना वगैरह जो है वह आपको इसमें पढ़नी पड़ती है। बुनियादी ढांचा और संसाधन है, प्रमुख विकास परियोजनाएं, ये सारी की सारी योजनाओं के ही है तीनों के तीनों टॉपिक। इसी प्रकार से कार्यक्रम और योजनाएं, जिसमें स्पेशली जो है वह लिखा गया है कि आपके SC, ST, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्तियों, निराश्रित, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, किसान, मजदूर, इन सभी के लिए सरकार के द्वारा कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो इसमें आपके द्वारा जो है आपके पूछी जाती है सिलेबस के अंदर, राजस्थान की इस इकोनॉमी के अंदर। अगला आता है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
साइंस टेक के अंदर जो है वो बेसिकली आपको रोजमर्रा के लिए विज्ञान की मूल बातें, ये लिखा गया टॉपिक है, इसमें वही जनरल साइंस पूछी जाती है। स्पेशली जो टॉपिक लिखा गया है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पूछ लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर जो है वह पूछ लेते हैं, सूचना और संचार जो प्रौद्योगिकी है पूछ लेते हैं, उपग्रह वगैरह यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है वह इसमें पूछते हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी स्पेशली आती है, नैनो टेक्नोलॉजी इसमें स्पेशली पूछी जाती है, फिर बायोलॉजी स्टार्ट होती है जिसमें मानव शरीर है, भोजन है, पोषण है, स्वास्थ्य और देखभाल है। इसी के अंदर आपके जो है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक आता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन के जो है वह इसके प्रभाव क्या है। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता इसमें पूछी जाती है, जैव प्रौद्योगिकी जो आपके बायोटेक्नोलॉजी ये भी पूछते हैं, उसके साथ साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये भी पूछी जाती है। इसी प्रकार से कृषि हुआ, बागवानी हुआ, वानिकी और पशुपालन जो है उसके विशेष संदर्भ के अंदर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जा सकते हैं। और राजस्थान के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास क्या है, ये एज इट इज आरएसपी का सिलेबस है जो यहाँ से उठाया गया है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद में आता है तर्क और मानसिक क्षमता यानी कि मैथ और रीजनिंग, जिसके अंदर आपके सबसे पहले तार्किक तर्क के अंदर जैसे कि कथन और अवधारणा वाले जो क्वेश्चन है, कथन और तर्क वाले हैं, कथन और निष्कर्ष वाले हैं, ये इसमें पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से विश्लेषणात्मक जो तर्क वाले हैं ये क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। फिर मानसिक क्षमता वाले के अंदर जैसे कि आपके मैथ के अंदर जो है वो संख्या जैसे नंबर सिस्टम है ये आ जाता है, या फिर आपके ऑड मैन आउट आ जाता है, या फिर कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, ठीक है ना, ये इसमें विशेष रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में गणित और सांख्यिकी यानी कि जो स्टैटिक्स है वो इसमें पूछी जाती है आपके। इसके अलावा जो संख्या प्रणाली है, परिमाप वगैरह यानी कि अनुपात समानुपात हुआ, प्रतिशत हुआ, एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, या फिर CISI हुआ, या फिर डेटा वाला जो है डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि आपके टेबल्स ये वाला है, पाई चार्ट वाला है, ये इसमें सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर करंट अफेयर्स आता है लास्ट में, जिसके अंदर प्रमुख वर्तमान घटनाएं यानी कि जो भी वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर चल रहा है वो आपको इसमें पूछा जाता है, यानी कि राजस्थान का करंट, राष्ट्रीय करंट पूछा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय करंट पूछा जाता है, यानी कि तीनों की तीनों चीजें इसमें पूछी जाती है। और उसके बाद में हाल के समाचारों के अंदर जो भी व्यक्ति और स्थान यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कोई अवार्ड वगैरह दिया गया है तो वो पूछ लेते हैं, किसी स्थान के अंदर ऊपर जो है कोई विशेष चीज बनाई गई है तो वो पूछ ली जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में खेल और खेल से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं यह आपके सामान्य रूप से इसमें पूछ ली जाती है। तो ये आपके जो है वह राजस्थान के अंदर SI भर्ती के लिए दोनों पेपर, पहले पेपर की अपन ने बात करी ली स्पेशली, जिसमें से पहला पेपर ही ऐसा पेपर है जो आपको सिलेक्शन के और नजदीक लेकर जा सकता है। सेकंड पेपर का सिलेबस एक मोटा मोटा अपन ने देख लिया है, स्पेशली जब अपन सेकंड पेपर के ऊपर बात करेंगे तब वहां पर एक पॉइंट होगा अपना, वह होगा मिनिमम मैटर और मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि कम से कम चीजों के अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लाया जा सकता है उस चीज के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। वहां पर स्पेशली मैं आपको बताऊंगा विषय, बेसिकली उससे पहले ही हो सकता है एक वीडियो आपको मिल जाए जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक के लिए कौन कौन सी जो है वो किताबें आप जो है वो एक प्रकार से ले सकते हैं, या फिर किस प्रकार से जो है वो आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। देखिए सारे के सारे जो अपने हाथ की अंगुलियां हैं वो समान नहीं हो सकती, इसी प्रकार से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सारी की सारी सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ हो जाए। इसलिए आपकी जिन जिन सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है वहां पर आप अच्छे से मेहनत कीजिए और उन सब्जेक्ट के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है किसी की मैथ कमजोर हो तो उसको डर लग रहा हो मैथ से, तो आपकी मान लो हिस्ट्री अच्छी है तो आप हिस्ट्री में खींच लो, किसी साइंस मैथ वाला है तो उसको अगर हिस्ट्री से डर लग रहा है तो आप साइंस मैथ में खींच लो। तो अपनी यही कोशिश रहेगी, या फिर मेरे द्वारा जो भी किताबें बताई जाएगी वो ऐसी होगी कि उनको अगर आप पढ़ लेते हो तो वाकई में उस सब्जेक्ट का जो है वह आपका काम पूरा का पूरा हो जाएगा। जैसे कि करंट के लिए क्या पढ़ना है ये भी अपन बात करेंगे, साइंस के लिए क्या पढ़ना है, या फिर आपके मैथ रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना है, या फिर इंडिया हिस्ट्री के लिए कौन सी अच्छी बुक है, राजस्थान के लिए कौन सी है। क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, इसलिए मैं आपके सामने जो है वो यहाँ पर बताऊंगा सारी की सारी चीज़ें। सेफ स्कोर देखिए, वैसे तो बताना अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग जो है वह सेफ स्कोर होता है। आप सभी को पता है कि फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों मिलाकर 400 नंबर का होता है, और 400 नंबर के अनुसार पिछली बार जो लगभग एक प्रकार से अपन कट ऑफ मानते हैं तो पिछली बार लगभग 310 नंबर पेपर प्लस इंटरव्यू की जो है वह लगभग 310 के आसपास एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इससे नीचे वाले जो थे वो बेसिकली एक प्रकार से फुल सेफ जोन में थे। इसी प्रकार से अब की बार अगर अपन देखें तो 320 से लेकर 330 तक जो है वह पेपर प्लस इंटरव्यू वाले सेफ स्कोर में आ जाते हैं। अब इनमें इंटरव्यू के अंदर जितने भी नंबर मिलते हैं ये एवरेज नंबर 20 से लेकर 25 तक होते हैं, और इससे ऊपर नीचे जो होते हैं वो आपके एक प्रकार से लक होते हैं। अगर बेड लक होते हैं तो नीचे आ जाते हैं, अगर गुड लक होते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। बाकी एवरेज नंबर अपन यही मानते हैं, और हर बार जो है वो कट ऑफ के अंदर नंबर लगभग जो है वो 10 नंबर की वृद्धि हो रही है।
तो इस बार भी अगर अपन देखें तो अगली वाली जो भी भर्ती आएगी उसमें अगर 10 से 15 नंबर की अगर वृद्धि हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग जो है, मान लो अगर ये 220 जा रही है तो अगली वाली जो है वो आपके 320 जा रही है, तो 330 से 340 तक जा सकती है। और आपको अगर इंटरव्यू के अंदर मान लो अगर 20 से 25 नंबर एवरेज दे रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग मेरे अनुसार 320 नंबर जो है वह मिनिमम टारगेट होना चाहिए, 320 प्लस। अगर इससे प्लस में अगर आपके नंबर रहते हैं आने वाली भर्ती के लिए, मैं बता रहा हूं, पुराने वाली के लिए नहीं है, कई गालियां निकालने लग जाओ आप, आने वाली भर्ती के लिए 320। बाकी फिर भी जो भी पेपर का लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ निर्धारित होती है, लेकिन आप जो टारगेट है वो 320 प्लस का लेकर चल सकते हैं। यानी कि 400 में से 320 नंबर या फिर इससे ज्यादा नंबर अगर मैं लेकर चलूं, ये आपकी सोच होनी चाहिए, तब मैं आराम से सिलेक्शन बिल्कुल ले सकता हूं। बहुत अच्छी रैंक से, टॉप 50 रैंक की मैंने जो है वो ये मार्क्स बताए हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें आता है। अब 320 कैसे करते हैं आपके ऊपर है कि भाई 180 इधर से करता हूं, बाकी वाले इधर से करता हूं, या फिर पेपर फर्स्ट के अंदर और इन दोनों के अंदर भाई 160 नंबर लेकर आ जाता हूं। इस प्रकार से जो है वो आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी मैंने बताया है पेपर फर्स्ट के ऊपर ज्यादा जो है वो आप फोकस कीजिए। ये कुछ सेफ स्कोर के बारे में सामान्य जानकारी है। अपन आगे आने वाली क्लासों में और अच्छे से मैं बताता रहूंगा आपको, सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको मैं गाइड करता रहूंगा। कहीं पर भी मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि आपकी जो तैयारी है वो इस वजह से खराब हो रही हो कि आपको अच्छी गाइडेंस ना मिले कि एसआई की तैयारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो आपके मार्केट के अंदर जो चीज़ें फैल रही है ना, उससे हमेशा बच के रहना चाहिए। सबसे अच्छी जो एक प्रकार से कह सकते हैं विद्यार्थी का जो सबसे अच्छा गुण है वो यही होता है कि जो मार्केट में चल रहा है उस चीज़ से बचना है। हो सकता है जब आप एसआई की तैयारी करें तो उस समय आपके सामने कई सारी ऐसी चीज़ें आएंगी कि भाई एसआई जो है उसका पेपर आउट हो जाता है, या फिर एसआई के अंदर जो है वो इंटरव्यू के अंदर पैसे ले लेते हैं, या फिर एसआई के अंदर ये हो जाता है, एसआई में वो हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ों से अगर आप जूझते रहे तो ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन जो है वो कांस्टेबल में भी नहीं होगा। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप पूरा भरोसा रखिए बोर्ड के ऊपर और खुद के ऊपर, उसके बाद में ही आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं अभी से ही तैयारी कर दो। बाद में आपके ये नहीं होना चाहिए कि यार पेपर के अंदर नंबर थोड़े से ज़्यादा आ जाते तो काम हो जाता, या फिर इंटरव्यू में ज़्यादा आ जाते तो अच्छा काम हो जाता। इसलिए कहते हैं कि पेपर में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेपर के अंदर आप नंबर लेके आइए। पेपर में अगर आप 320 नंबर ला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू में भले ही 20 नंबर दे तो भी अपना हो जाएगा। अगर आप पेपर में पहले से अगर 280 270 पर हो, फिर भले ही इंटरव्यू में आप 50 में से 50 लाओ तो भी बहुत मुश्किल है, और 50 मिलते भी नहीं है, 30-35 ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो इसलिए आपको पूरा का पूरा जो फोकस है वो सिस्टमेटिक करना है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। सारी की सारी गाइडेंस वीडियो मैं निरंतर रूप से आपके लिए जो है वो डालता रहूंगा कि किस प्रकार से जो है वो आपको तैयारी करनी चाहिए। बाकी आपको अगर क्लासें अच्छी लग रही है ये सारी की सारी, तो क्लासों को लाइक कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट के अंदर जो है वह अपना संदेश भेजिए कि आपके लिए और क्या नया किया जा सकता है। फिलहाल इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, अगली क्लासों में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।